इस मूवी में हम एक खौफनाक और घने जंगल की सड़क के बीचों बीच एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने गांव वापस लौट रहा था। रात का वक्त था, अंधेरा काफी था। वो जैसे ही जंगल के दरमियान पहुंचता है उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। वो मदद के लिए जब इधर उधर देखता है तो उसे अपने सामने एक शॉप नजर आती है जिस पर एक लेडी खड़ी थी। अब हम भी हैरान हैं कि रात के इस वक्त इतने घने जंगल में ये लेडी शॉप खोलकर कैसे खड़ी है। खैर ये स्कूटी वाला आदमी उस लेडी से एक प्लायर मांगता है ताकि वो अपनी स्कूटी ठीक कर सके। लेडी उसे प्लायर दे देती है जिससे वो अपनी स्कूटी खोलकर उसे ठीक करता है। अब स्कूटी तो ठीक हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो प्लायर लौटाने के लिए पीछे मुड़ता है तो जहाँ अभी कुछ देर पहले एक शॉप जिसको एक लेडी चला रही थी अचानक गायब हो चुकी थी और वहाँ अब सुनसान रोड और घने जंगल के अलावा और कुछ नहीं था। आदमी ये मंजर देखते ही फौरन अपनी स्कूटी पर बैठता है और वहाँ से भाग निकलता है। मगर अब थोड़ा ही सफर तय करने के बाद उससे अपने पीछे किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। आदमी को लगता है शायद उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो बाइक के मिरर से पीछे देखता है तो दोस्तों उसके पीछे वाकई ही एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी हंसी बहुत ही क्रीपी थी। आदमी तो ये देख अब बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था, इसलिए वो अपनी बाइक और तेज चलाने लगता है। इसी रोड पर हम सामने से एक और आता ट्रक देखते हैं। ट्रक ड्राइवर ने हल्का हल्का म्यूजिक लगा रखा था ताकि नींद से उसकी आंख ना लग जाए। पर तभी वो देखता है कि अचानक ही रोड पर धुंध बढ़ने लगी है। अब ट्रक ड्राइवर के साथ भी अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी, जैसे कि धुंध के बीचों बीच उसे सुनसान रोड पर कुछ लोगों की आत्माएं चलते फिरते दिखाई देने लगी। घबराहट से अब इसने भी ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, जिसका नतीजा ये होता है कि अब ट्रक ड्राइवर और स्कूटी वाला दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों फिर होता वही है जिसका हमें डर था। स्कूटी वाले की स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है जिससे वो ट्रक के टायर के नीचे आकर कुचला जाता है, जिससे इस बेचारे की तो जगह पर ही मौत हो जाती है। अभी हमें पता चलता है कि ये एक श्रापित सड़क है, कोई आम सड़क नहीं है। और जो भी रात के इस वक्त इस सड़क पर आया वो कभी जिंदा वापस नहीं गया, बल्कि किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाया करता था। यही वजह थी कि गांव वाले कभी भी इस रास्ते से आना पसंद नहीं करते थे, स्पेशली रात को। इस हॉन्टेड और मिस्टीरियस जंगल का नाम है एलास रॉबिन। अब सीन शिफ्ट होता है एक शहर पीका लॉन्गन में, जहाँ पर सीता अपनी बेटी गैंडिस के साथ बस स्टॉप जा रही है। हमें पता चलता है कि गैंडिस की आंखों में कुछ मसला है जिससे वो ठीक तरीके से देख नहीं पाती। अब सीता गैंडिस के इलाज के लिए ही सैमारंग टाउन जा रही है, क्योंकि सैमारंग में उसको एक अच्छी जॉब मिली है जिससे वो थोड़ा पैसा कमाकर अपनी बेटी का इलाज करवा सकती थी। मगर अब होता ये है कि वो बस स्टैंड पर थोड़ा सा लेट पहुंची थी जिससे उसकी बस मिस हो जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी बस को अपनी आंखों के सामने ही चलता देख पा रही थी। अगर आज ये भी मिस हो जाता है तो वो दोबारा ऐसी जॉब कहाँ ढूंढेगी। तभी एक प्राइवेट बस कंडक्टर सीता को परेशान देखकर उसके पास आता है और परेशानी की वजह पूछता है। सीता उसे सारी बात बताती है कि कल उसकी जॉब की ज्वाइनिंग है और उसे हर हाल में वहाँ पहुँचना ही है। बस कंडक्टर कहता है कि अगर वो उसे दुगना किराया देने के लिए तैयार है तो वो अपने बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करेगा कि वो तुम्हें सैमारंग टाउन छोड़ दें। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही थी उसके बेटी की फ्यूचर की, तो वो झट से उसे डबल किराया देने के लिए तैयार हो जाती है। अगर जब बस कंडक्टर ये बात ड्राइवर को बताता है, जो ये सुनकर काफी घबरा जाता है क्योंकि सैमारंग पहुँचने तक इन्हें रात हो जाती और गुजरना भी उन्हें उसी एलास रॉबिन घने जंगल से था। लेकिन फिर होता यही है कि डबल रकम देकर उसे लालच आ जाती है और इसी लालच ने उसके डर को थोड़ा कम कर दिया था। तो दोस्तों अब शुरू होता है कभी ना खत्म होने वाला ये मनहूस सफर। इसी तरह सफर के दौरान रात हो जाती है। बस में सभी लोग सो चुके थे सिवाय एक लड़के के, जो कि खिड़की से बाहर देखते हुए ये नोटिस कर रहा था कि उनकी बस एक ही रास्ते से 2 मरतबा गुजर चुकी है। और ये बात वो फौरन से कंडक्टर को बताता है। बस कंडक्टर उसे एक कॉइन देते हुए कहता है, इस कॉइन को तुम खिड़की से बाहर फेंक दो, इस तरह से तुम बुरे साय से महफूज रहोगे। लड़का भी सेम ऐसा ही करता है। मगर अचानक बस ड्राइवर को बस चलाते हुए अपने सामने एक बहुत ही भयानक चेहरा दिखाई देता है। वो फौरन डर के मारे ब्रेक लगा देता है जिससे सबकी आंख खुल जाती है। ड्राइवर को लगा कि शायद किसी इंसान की उसकी बस के साथ टक्कर हो गई है। वो फौरन बस से नीचे उतरकर बस की चारों ओर देखता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर बस के फ्रंट पर खून से सना एक हाथ का निशान दिखाई देता है, जिसे देख वो काफी घबरा गया था क्योंकि उसे आसपास किसी इंसान की बॉडी भी तो नहीं मिली। लेकिन अगर वो ये बात पैसेंजर्स को बताता तो वो भी घबरा जाते हैं, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि बस में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी वहाँ गैंडिस को भी अर्जेंट वॉशरूम जाने की तलब होती है, तो उसकी माँ ड्राइवर से टॉर्च उधार मांगकर उसे जंगल की तरफ वॉशरूम कराने ले जाती है। इस पर ड्राइवर उसे साथ चलने की ऑफर भी करता है, लेकिन माँ शुक्रिया अदा करते हुए कहती
कहती है कि कोई बात नहीं, बस हमें थोड़ा ही वक्त लगेगा। अब चलते चलते दोनों माँ बेटी जंगल के अंदर आ जाती हैं। हमें टॉर्च की लाइट में सामने एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि सीता और गैंडस को नजर नहीं आता। अब थोड़ा ही और आगे जाने पर उन्हें सामने एक होटल नजर आता है जिस पर बहुत सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। सीता उस होटल पे काम करने वाली एक औरत से वॉशरूम का पता पूछती है। वो औरत इन्हें वॉशरूम का पता देती है। इसके बाद सीता गैंडस को वॉशरूम छोड़कर खुद बाहर खड़ी हो जाती है। पर तभी गैंडस को अंदर वॉशरूम में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का एहसास होता है जिससे गैंडस काफी डर चुकी थी। वो शोर भी डालने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज वॉशरूम से बाहर नहीं जाती। दूसरी तरफ सीता को भी वॉशरूम की छत पर एक सफेद बंदर नजर आता है और बेटी के भी काफी देर रिस्पॉन्स ना करने पर वो दरवाजा नॉक करने लगती है। और दोस्तों वहाँ अंदर वो इवल शक्ति गैंडस को भी टच कर लेती है। अभी गैंडस भी बिल्कुल नॉर्मली मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर आती है। दोनों माँ बेटी उस होटल वाली औरत का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो औरत उन्हें सफर लंबा है ये कहकर कुछ खाने की ऑफर करती है। सीता खुद तो कुछ नहीं खाती लेकिन ये सोचकर कि रात बहुत लंबी है अपनी बेटी को कुछ खिला देती है। मगर जैसे ही दोनों खाना खाकर वहाँ से निकलती हैं, हम देखते हैं कि वो दुकान भी हवा में उड़ गई है, सेम वैसा ही जैसा कि पेचकस मांगने वाले लड़के के साथ हुआ था। दोनों बस तक पहुँच जाती हैं जहाँ बस के लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों के बस पर बैठते ही बस चला दी जाती है मगर हम नोटिस करते हैं कि इस मर्तबा पैसेंजर्स के अलावा और बहुत सारे घोस्ट भी बैठे थे जिन्हें सिर्फ हम ही देख पा रहे थे। फिर सुबह होते ही दोनों सेमरंग टाउन पहुँच जाते हैं। आज सीता की जॉब का पहला दिन भी था जहाँ उसका सीनियर उसे समझाता है कि उसका काम लावारिस बॉडी की पहचान करके उन्हें उनकी फैमिलीज तक पहुँचाना है। सीता अपने सीनियर से अपनी बेटी की आंखों का फ्री इलाज का जब पूछती है वो उससे बताता है कि 1 साल काम करने के बाद उसे 50% डिस्काउंट दिया जाएगा जिससे सीता काफी खुश हो जाती है। सीनियर सीता को मिस्टर एंटू जो कि एक बस ड्राइवर और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं उनसे मिलवाता है। फिर साथ ही वो सीता को भी उनके हॉस्पिटल के मॉर्ग के नई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के तौर पर इंट्रोड्यूस भी करवाता है। मिस्टर एंटो को भी ऑर्डर देकर कि वो सीता के काम में उसकी हेल्प करे वहाँ से चला जाता है। एंटो सीता से उसकी रिहाइश के बारे में पूछता है। सीता बताती है कि वो यहाँ पर टीका जो कि उसके बचपन की दोस्त और कजन भी है उसके पास रहेगी। अब शाम को जब सीता मार्केट जाती है तो वहाँ पर 2 लोग न्यूज़पेपर पढ़कर आपस में डिस्कशन कर रहे थे। ये 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट में 2 आदमी और एक औरत की जान चली गई। फिर वो एलास रॉबिन के बारे में ही बात करने लगते हैं कि वो कितनी शराबित और हॉन्टेड जगह है। वहाँ पर मौजूद इवल्स कभी भी इंसानों का रूप ले सकती हैं। सीता वहाँ से घर वापस आ जाती है और आते ही टीका का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसने गैंडस का ख्याल रखा था। नहीं बल्कि उसे रहने के लिए ये शेल्टर दिया और जॉब भी दी। टीका का हस्बैंड असल में गवर्नमेंट मुलाजिम था इसलिए वो महीने में एक ही मर्तबा घर आता था। सीता भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहती है कि एक दिन जब मेरे हस्बैंड जॉब के लिए गए तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई और बस उसी दिन से मैं गैंडस की मॉम एंड डैड का किरदार अदा करते हुए उसका ख्याल रख रही हूँ। वैसे ही रात हो जाती है। सीता अंदर कमरे में गैंडस को किसी से बात करते हुए सुनती है। जब मेरी आंखों का इलाज हो जाएगा तो मैं अपनी मॉम और आंटी के साथ पूरा जंगल घूमने के लिए जाऊंगी। सीता मन ही मन में ये सुनकर मुस्कुरा रही थी। सीता को लगता है कि शायद कमरे में गैंडस टीका से ये सब बातें कर रही है लेकिन टीका तो अचानक पीछे से आकर सीता को आवाज देती है जिससे सीता एकदम चौंक जाती है। वो फौरन नीचे दरवाजे से झांक कर अंदर की तरफ देखती है। वहाँ गैंडस बेड पर बैठे किसी से बात कर रही थी। दोनों काफी कोशिश के बाद जब दरवाजा खोलकर अंदर जाती हैं तो कमरे में और कोई मौजूद नहीं था बल्कि गैंडस भी अपने बेड पर सो रही थी। अगले दिन सीता के जॉब पर जाने के बाद जब टीका गैंडस को नाश्ते के लिए बुलाती है तो वहाँ गैंडस बैठी बहुत अजीब तरीके से ड्राइंग कर रही थी। गैंडस ने एलास रॉबिन के उसी मोड़ को ड्रॉ किया था और टीका के पूछने पर गैंडस उसे बहुत ही डरावने अंदाज में कहती है खामोश रहो। वहाँ हॉस्पिटल में सीता के पास एक डेड बॉडी आती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी और सबूत के तौर पर बस उसे कुछ फटे हुए कपड़े ही मिले। अभी पास खड़ी एक औरत बहुत ही अजीब अंदाज में बताती है कि ये डेड बॉडी एलास रॉबिन की उसी जगह से मिली है जहाँ पर इंसानों को सफेद बंदर दिखाई देते हैं। ये सुनते ही सीता को भी उसी टॉयलेट की याद आ जाती है क्योंकि उसने भी वहाँ पर सफेद बंदर देखा था। अब ये सोचने लगते हैं कि इस डेड बॉडी की हालत तो इतनी खराब है कि इसकी फैमिली तक पहुँचना तो मुमकिन नहीं है इसलिए हॉस्पिटल ही इसका अंतिम संस्कार करेगा। फिर सीता एंटो से उस औरत के बारे में पूछती है कि आखिर वो सफेद बंदर के बारे में क्या बात कर रही थी। एंटो बताता है कि इनका नाम मिस एमा है और इनको एलास रॉबिन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। एलास रॉबिन में आए दिन ऐसी मौतें होना आम है। सीता एंटो को बताती है कि जब 2 दिन पहले वो सेमरंग टाउन आ रही थी तो उसकी गाड़ी भी उसी जगह पर खराब हुई। इस पर एंटो कहता है कि उस जगह पर गाड़ी का
खराब होना कुछ अच्छा साइन नहीं, जिसे सुनकर सीता भी काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रात में अब उसके घर पर भी माहौल खराब होना शुरू हो गया था। रात में गैंडिस जब अपने कमरे में सो रही थी तो उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती है जो कि उसने टॉयलेट में सुनी थी। नहीं बल्कि उसके कमरे का दरवाजा भी अपने आप ही खुल जाता है। गैंडिस डर के मारे अपनी माँ को आवाज लगाती है। तो जैसे ही गैंडिस की आवाज सुनकर उसे देखती है तो उसे काफी तेज बुखार था। गैंडिस बस एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि माँ वो आ रहे हैं। पिता को लगता है कि गैंडिस शायद बुखार की वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वो गैंडिस के लिए ठंडा पानी और पट्टियां लेने बाहर चली जाती है। पिता के कमरे से बाहर जाते ही तमाम ईवल्स एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं और वो गैंडिस को हॉन्ट करने लगती हैं। अगली सुबह सीता जॉब पर जाने से पहले गैंडिस को नाश्ता करवाते हुए कहती है अगर उसे दोबारा से बुखार फील हो और चक्कर आए तो अपनी आंटी को जरूर बताए। साथ ही वो टीका को भी ताकीद करके जाती है कि कल रात गैंडिस की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए आज इसका बहुत ख्याल रखना। साथ ही वो उसे बताती है कि कल रात गैंडिस कैसे बुखार में कुछ उल्टी फुल्टी बातें कर रही थी, लेकिन टीका उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि बच्चों का बुखार में ऐसी बातें करना एक नॉर्मल सी बात है। मगर निकलते हुए टीका सीता को गैंडिस की कल दिन की बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है, जिसे देख सीता भी काफी हैरान हो जाती है। लास्ट रोबन के उस मोड़ को बिल्कुल ठीक वैसा ही बनाया गया था। वहाँ सीता अपने वर्क प्लेस पर मिस्टर आंतो से पूछती है कि क्या उस दिन जो डेड बॉडी मिली थी क्या उसके बारे में लास्ट रोबन में छोटे से ढाबे पर काम करने वाली औरत ने बताया था। और यहाँ गैंडिस भी अपने कमरे में बैठकर किसी से बातें कर रही थी। जब टीका ने पूछा तो उसने कहा कि मैं उसी होटल वाली लेडी से बात कर रही हूँ। टीका कहती है कि तुम्हारे और मेरे अलावा तो इस कमरे में और कोई नहीं है। इस पर गैंडिस कहती है कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि वो लेडी बिल्कुल मेरे सामने बैठी है। मगर गैंडिस के सामने इस वक्त बेड पर सिर्फ एक डॉल पड़ी थी। तो टीका को लगता है कि शायद वो खेल खेल में इसी डॉल से बात कर रही है। टीका कहती है खैर ये सब छोड़ो, तुम यहाँ बैठी बोर हो गई होगी, मुझे ये बताओ कि आज हम कौन सी गेम खेलेंगे। जिस पर गैंडिस कहती है कि हाइड एंड सीक। अब टीका अपनी आंखें बंद करती है और 1 से 10 तक गिनती है। अगर गिनती पूरे होती ही वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसे अपने पीछे एक बहुत भयानक चेहरा दिखाई देता है। टीका बुरी तरह से डर गई थी, तभी उसे अपने सामने अलमारी का दरवाजा बंद होता दिखाई देता है। टीका को लगता है शायद गैंडिस इस अलमारी में ही छुपी है। वो अलमारी खोलती है लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी गैंडिस ठीक उसके पीछे से भागते हुए निकल जाती है। तभी वो गैंडिस को ढूंढते ढूंढते बाहर हॉल में जाती है तो उसे गैंडिस एक टेबल के नीचे छुपी हुई मिलती है, यानी कि टेबल के नीचे उसका साया दिख रहा था। अगर जैसे ही वो उसका कपड़ा हटाती है तो गैंडिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। गैंडिस एक मर्तबा फिर उसके पीछे से भागते हुए निकल जाती है। गैंडिस को ऐसे नॉन स्टॉप भागता हुआ देखकर टीका जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है वो टीका को ही नीचे धक्का दे देती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तभी टीका नोटिस करती है कि गैंडिस अब पागलों की तरह हंस रही है। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी हैं और बस वो एक ही बात बार बार कह रही थी कि मैं गैंडिस नहीं हूँ। फिर कुछ ही समय में गैंडिस एकदम नॉर्मल हो जाती है, उसकी आंखें भी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब सीता घर आती है तो वो टीका के जख्म पर मरहम लगाती है। वो एक गैंडिस को भी डांटती है कि देखो तुम्हारी वजह से आंटी को चोट लग गई, मैं इसके लिए फौरन अपनी आंटी से माफी मांगनी चाहिए। गैंडिस माफी मांगती है। सीता उसको उसके कमरे में सोने जाने के लिए कह देती है। गैंडिस के कमरे में जाने के बाद टीका सीता को बताती है गैंडिस की नजर तो कितनी कमजोर है, फिर वो बिना किसी सहारे के इतनी देर तक कैसे भाग रही थी, वो भी बिना किसी चीज से टकराए। टीका ये भी बताती है कि मैंने गैंडिस के अंदर कुछ अजीब सी शक्ति को महसूस किया है। जब गैंडिस रात को सो रही थी तो उसे फिर से वही डरावने सपने आने लगे, जिससे वो नींद से उठ जाती है और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगती है। सीता फिर से देखती है कि आज रात भी गैंडिस को बहुत तेज बुखार है। वो फौरन उठकर गैंडिस के लिए पानी लेने जाती है। इधर जैसे ही वो बुरी आत्मा गैंडिस का हाथ पकड़ती है गैंडिस किसी और ही दुनिया में चली जाती है। असल दुनिया में भी वो आत्मा उसका हाथ पकड़कर एक अलमारी की तरफ ले जा रही थी। अचानक लाइट भी चली जाती है। गैंडिस जैसे ही अलमारी को खोलती है अंदर से बहुत सारी आत्माएं बाहर आ जाती हैं। दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड में गैंडिस एक औरत के सामने खड़ी थी। वो औरत गैंडिस को हमेशा के लिए अपने पास ही रुकने को कहती है, लेकिन इससे गैंडिस चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर सीता उसके पास दौड़ कर आती है। गैंडिस को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गैंडिस को अभी भी अपनी माँ के पीछे और अपने आसपास बहुत सारी आत्माएं दिख रही थी। इस बारे वो सीता को भी बताती है, लेकिन सीता को वहाँ और कोई नहीं दिखता। अगली सुबह सीता उसी गाँव से एक औरत को बुलाती है ताकि वो गैंडिस का इलाज कर सके। वो
वो बताती है कि गांदिस के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया पड़ चुका है। कि गांदिस क्योंकि मासूम है इसलिए वो बुरी शक्तियाँ उसके ऊपर जल्दी हावी हो जाती हैं। औरत गांदिस से कहती है कि अगर अब तुम्हें कोई आवाज दे तो तुमने उसकी बात का जवाब नहीं देना। वो गांदिस के लिए पानी के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ कर देती है। कहती है कि इस पानी को घर के चारों तरफ छिड़कना भी है, साथ ही वो उन्हें एक नारियल लाने को भी कहती है। ठीक उस औरत के बताए हुए तरीके से ये लोग रात को नारियल का पानी घर के चारों तरफ छिड़क देते हैं। तभी एंटो आकर इनको बताता है कि जो सीता ने लास्ट रोबन में होटल देखा था उसका तो सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। तुम खुद सोचो कि इतने घने जंगल में एक औरत एक दुकान कैसे चला सकती है। वो शायद कोई आत्माएं थी जिन्होंने इंसानों का रूप ले रखा था। तो कहता है कि उस जगह पर बस का खराब होना, घने जंगल में एक होटल का दिखना, इसका यही मतलब है कि कोई बुरी शक्ति तुम्हारा या फिर गैंडिस का पीछा कर रही है। अगर टीका कहती है तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, सीता को इन सब बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन एंटो कहता है कि पास्ट में जो मेरी पत्नी और बेटी के साथ हुआ उसके बारे में तो टीका भी जानती है। एंटो बताता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी रात की बस से लास्ट रोबन का सफर करने पर मेरी पत्नी और बेटी गायब हो गए। ठीक 1 महीने के बाद रोड के किनारे उनकी लाशें मिली। कि लास्ट रोबन की कहानियाँ कोई झूठी अफवाहें नहीं है और न ही नारियल पानी घर के चारों तरफ छिड़कने से सब ठीक हो जाएगा। कि ये इवल्स बहुत बुरी हैं। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ और उनसे बचने के लिए उसी तांत्रिक से मदद लेनी होगी। वहाँ दूसरी तरफ वह औरत फिर से गैंडिस के पास जाकर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और फिर इस बुरी आत्मा का असर अब गैंडिस पर बढ़ने लगा था। मर्तबा फिर से वो स्पिरिट वर्ल्ड में खुद को बस के अंदर पाती है और बस के बाहर बहुत सारी आत्माएं बस के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच गांडिस के चलाने की आवाज सुनकर ये लोग कमरे के अंदर भागते हुए जाते हैं। ये लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और वही मंत्र वाला पानी उसे पिलाते हैं और इतने में ही स्पिरिट वर्ल्ड में तमाम आत्माएं बस के अंदर आ जाती हैं। एंटो गुस्से से कहता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा। जल्द से जल्द गांडिस को लेकर उसी तांत्रिक के घर पर पहुंचना होगा, क्योंकि सीता को और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। इसलिए ये लोग गैंडिस को एम्बुलेंस में डालकर उसी तांत्रिक के घर पहुंच जाते हैं। वो तांत्रिक गैंडिस की जांच करके बताता है कि गैंडिस के अंदर एक बहुत ही बुरी शक्ति घुस चुकी है। वो गैंडिस की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है। इसी बीच अब गांडिस पूरी तरह से उसी इवल शक्ति के कब्जे में आ चुकी थी। वो बहुत ही भयानक आवाज में बोलते हुए बैठ जाती है। गांडिस उस इवल की आवाज में कहती है कि तुम इंसानों को कुछ नहीं पता, तुम लोग बहुत ही गलत रास्ते पर हो। तभी वो तांत्रिक गैंडिस के सर पर हाथ रखकर दुआएं पढ़ना शुरू करता है। तब गांडिस कुछ देर के लिए उस शक्ति से आजाद हो जाती है, मगर वो आत्मा गांडिस के शरीर से निकलते ही टीका के शरीर पर हावी हो जाती है। टीका भी एकदम भयानक लग रही थी। वो भी उसी आवाज में तांत्रिक से कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, असल में तो गांडिस भी मेरे साथ जाना चाहती है। टीका के अंदर भी वो डरावनी एंटिटी ये चीख कर कहती है कि वो गैंडिस को अपने साथ ही लेकर जाएगी। उसकी बातों से हम साफ देख पाते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल एंटिटी है। उसने गैंडिस पर गहरा कब्जा कर रखा है। ये उस्ताद अपनी पूरी ताकत लगाकर दुआ पढ़ते हैं और टीका के अंदर से भी उस एंटिटी को बाहर निकाल देते हैं, मगर ये काम इतना भी आसान नहीं था। उस्ताद को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। टीका इस वक्त बेहोश हो गई थी और उस्ताद के मुंह से खून निकलने लगा, जिससे हम साफ देख सकते हैं कि ये ईवल कितनी ताकतवर है। टीका भी ये देख काफी डर गई थी। वो रोते हुए टीका को पुकारती है। फिर कुछ ही देर में टीका भी होश में आ जाती है। दोनों बहनें गले लगकर खूब रोती हैं। अभी ये उस्ताद उनको एक और डरा देने वाली बात बताते हैं। उस्ताद के मुताबिक गैंडिस के ऊपर लास्ट रोबन की गार्डियन एंटिटी देवी रारिस का कब्जा है और उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि खुद उस्ताद भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सीता और भी निराश हो जाती है, क्योंकि उस्ताद ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। मजबूरन ये लोग गैंडिस को लेकर वापस घर आ जाते हैं। आज जैसे तैसे बीत जाती है, लेकिन अगले दिन सीता को हॉस्पिटल में एक और धचका लगता है। वो ये कि हॉस्पिटल में आज जो डेड बॉडी लाई गई थी वो उसी बस ड्राइवर की थी जिसके साथ सीता यहाँ आई थी। हमें पता चलता है कि कल रात वो बस ड्राइवर इस लास्ट रोबन के रास्ते से दोबारा गुजर रहा था तो किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। अब सीता अच्छी तरह से समझ गई थी कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। उसी रात अब सीता के साथ भी अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई थी। उसे भी अब वो तमाम इवल स्पिरिट्स दिख रही थी जो कि पहले गैंडिस को दिखती थी। ये दरअसल उसका सपना था। जब डर के मारे उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि गैंडिस कमरे में मौजूद नहीं है। घबराहट में वो गैंडिस को ढूंढने लगती है और बाहर हॉल में देखती है कि गैंडिस चुपचाप बैठी एक ड्राइंग बना रही है। उस ड्राइंग में वही सफेद बंदर बना हुआ
था जो कि सीता ने एलास रोबन के जंगल में देखा था। सीता को देखते ही गैंडिस रोने लगती है, ये कहते हुए कि उसकी माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती क्योंकि वो आंखों से ठीक नहीं है। इसके बाद वो अपनी आंखों को ही खुद नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे सीता एकदम चिल्लाने लगती है। तभी यानी कि ये सीता का नाइटमेयर था। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जब सीता की आंख खुलती है तो वो गैंडिस के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज देखती है और उस कागज पर वही सफेद बंदर की ड्राइंग बनी थी जो कि सपने में गैंडिस ने बनाई थी। सीता को अब बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हकीकत है और क्या भरम। अगली सुबह वो ये ड्राइंग आंटो और टीका को भी दिखाती है। वो दोनों उसे बताते हैं कि सफेद बंदर का दिखना एक बहुत बड़ी परेशानी का साइन है, जो भी उसको देख लेता है उसके साथ जरूर कुछ बुरा होता है। तभी सीता को मिसेस एमा की याद आती है जिन्होंने सबसे पहले सीता को सफेद बंदर के बारे में बताया था। सीता को लगता है कि शायद मिसेस एमा ही उसे कोई जानकारी दे पाए, इसलिए अब ये तीनों मिसेस एमा के घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन मिसेस एमा गैंडिस को देखते ही बहुत अफसरदा हो जाती है, ये कहते हुए कि तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। मिसेस एमा उन्हें एलास रोबन का इतिहास बताने लगती हैं और तब हमें पता चलती है इस जंगल की देवी रारस की कहानी। बहुत अरसा पहले ये जंगल भी बाकी जंगलों की तरह बहुत शांत और खूबसूरत था, पर तभी वहाँ एक दिन बाहु रिक्सी नामी एक बंदा आया। इसने वहाँ के राजा के कहने पर इस जंगल के वाइल्ड पीस को डिस्टर्ब कर दिया। उसने उस जंगल के शैतानों और स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी ताकि वहाँ का राजा उन पर राज कर सके। और कुछ अरसे बाद गुलामी के दौर में ये जंगल बस एक डंपिंग ग्राउंड बन गया जहाँ आए दिन हजारों लाशों को फेंका जाता था। अब सदियों तक इन गुनाहों का बोझ सहने के बाद उस जंगल की गार्डियन स्पिरिट जिसका नाम देवी रारस है वो काफी नाराज हो गई, इसलिए फिर उसने इंसानों से बदला लेने की ठान ली। जो भी रात के वक्त एलास रोबन से गुजरता देवी रारस उसे अपनी बुरी दुनिया में खींच ले जाती। एंटो घबरा कर पूछता है कि क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं गैंडिस को बचाने के लिए। एंटो बताती है जो भी देवी के कब्जे में आता है उसके पास बस 7 दिन का वक्त होता है और यहाँ गैंडिस के केस में तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है। गैंडिस को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि इसे दोबारा एलास रोबन लेकर जाना होगा। लेकिन सीता को ये पागलपन लगता है कि जहाँ उसकी बेटी की तबीयत खराब हुई थी उसे दोबारा वहीं वापस लेकर जाना, इसलिए गुस्से में वो फौरन ही गैंडिस को लेकर वहाँ से चल पड़ती है। क्या उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सीता एक माँ थी वो अपनी बेटी को दोबारा किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी। ये लोग फिर गैंडिस को लेकर घर वापस लौट आते हैं। इसी रात जब सीता की आंख खुलती है तो गैंडिस हमेशा की तरह आज भी कमरे में मौजूद नहीं थी। सीता गैंडिस को चुपचाप लॉन में खड़ा पाती है। देखते ही देखते गैंडिस एकदम जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। ये देखते ही तुरंत सीता और टीका उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही एंटो और मिस आयमा भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मिस आयमा गैंडिस को देखते ही कहती हैं कि अब धीरे धीरे गैंडिस इंसानी दुनिया से दूर होती जा रही है और बहुत जल्द वो लोग इसे हमेशा के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाएंगे। मिस आयमा एक मर्तबा फिर से मशवरा देती हैं कि गैंडिस को बचाने के लिए एलास रोबन लेकर जाना ही होगा क्योंकि हर गुजरता पल इनके लिए मजीद खतरा बढ़ा रहा था। अचानक बेड पे लेटी गैंडिस का जिस्म एकदम से तड़पने लगता है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने के बाद सीता के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी बेटी को एलास रोबन ले जाए। कुछ ही देर में ये सब लोग एलास रोबन पहुंच जाते हैं। एमा इन सभी को इस जंगल के एक पुराने और सुनसान एरिया में लेके जाती है जहां ऑलरेडी कुछ लोगों ने रिचुअल की तैयारी कर रखी थी। रिचुअल स्टार्ट होने से पहले गैंडिस को जंगल के बीचों बीच लिटा दिया जाता है। रिचुअल की शुरुआत की जाती है जहाँ पर एमा और एक और लेडी कुछ प्रेयर्स पढ़ रहे हैं ताकि वो जंगल की स्पिरिट से कुछ हेल्प ले सके। लेकिन कुछ ही टाइम में मिस एमा के साथ वो जो लेडी प्रेयर्स पढ़ रही थी वो अचानक बेहोश हो जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ की स्पिरिट्स भी इनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। देवी रारस की इजाजत के बिना तो इस जंगल का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन सीता क्योंकि एक माँ थी वो हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सीता मिन्नतें करने लगती है कि अगर ये काम वो नहीं कर सकती तो सीता इस रिचुअल को परफॉर्म करेगी। तमाम प्रेयर सीता को बताती है और उन्हें अपने पीछे दोहराने को कहती है। रिचुअल जैसे ही अब दोबारा शुरू होता है तो सीता बेहोश हो जाती है। उसे भी गैंडिस के बगल में ही लिटा दिया जाता है। इसका मतलब था कि सीता की बॉडी तो यहीं पर मौजूद है लेकिन सीता की स्पिरिट किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, यानी कि उन्हीं आत्माओं की दुनिया में। सीता उस जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है लेकिन हर मोड़ पर वो स्पिरिट्स उसके सामने आ रही थी। अचानक आयमा डर के मारे खाई में भी गिर जाती है। अब जाहिर है कि जैसे ही उसकी सोल पे चोट आती है तो रियल वर्ल्ड में भी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एमा सीता की बॉडी की ऐसी हालत देखकर समझ आती है कि सीता वहाँ पर जरूर किसी खतरे में है। फौरन एंटो को कहती है कि जल्दी से उस्ताद बाबा को बुलाया जाए। वो फौरन एंटो से कहती है कि जल्द से जल्द उस्ताद आबा को बुलाया जाए। वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में सीता एक और अजीब चीज होते देखती है, वो ये
कि जिस बस में वो यहाँ पर आई थी वो बस उसी की तरफ आ रही है। बस तो सीता को कुचलने ही वाली थी, मगर जैसे ही वो बस सीता के ऊपर से गुजरती है तो सीता को कुछ नहीं होता। फिर उसी पल वो बस हवा में गायब भी हो जाती है। मगर जब सीता की नजर जमीन पर पड़ती है तो उसके पैरों के नीचे ढेर सारे इंसानी कंकाल पड़े थे, क्योंकि अंग्रेजों के दौर में इसे डंपिंग ग्राउंड जो बना रखा था। इतनी देर में वहाँ अंतो भी उस्ताद आबा को लेकर पहुंच चुका था। एमा उस्ताद आबा को सारी बात बताती है कि कैसे सीता एक स्पिरिट वर्ल्ड में फंस चुकी है। सीता को वहाँ से बाहर निकालने के लिए इन्हें उस्ताद आबा की मदद की जरूरत है ताकि वो एक और रिचुअल परफॉर्म कर सकें। उस्ताद आबा इसके लिए मान जाते हैं। सभी लोग मिलकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। वहाँ सीता जिस जंगल में थी वहाँ रात और गहरी होती जा रही थी। सीता अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तभी उसे अचानक गेंदिस की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाती है। वहाँ एक जगह बैठी गेंदिस उसे मिल भी जाती है, मगर जैसे ही वो गेंदिस के करीब जाती है तो गेंदिस बिल्कुल भी कुछ हरकत नहीं कर रही थी, जैसे कि बस वो एक डेड बॉडी हो। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था, आंखें भी उसकी जगह पर नहीं थी। जिससे सीता फौरन समझ आती है कि उसकी बेटी गेंदिस नहीं है बल्कि किसी स्पिरिट ने उसका रूप ले रखा है। वहीं रियल वर्ल्ड में अंतो को इस जंगल के अंदर से ही पानी लेने भेजा जाता है, अगर रास्ते में एक स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और इसी हालत में वो अपनी बीवी और बेटी को भी वहाँ पर देखता है, क्योंकि इसी जगह पर उसकी बेटी और बीवी भी खत्म हुए थे। वो दोनों एंटो से कहती हैं कि ये जंगल छोड़कर जल्द से जल्द चले जाओ, क्योंकि असल में वो दोनों नहीं चाहती थी कि एंटो के साथ कुछ गलत हो। अगर फिर भी जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो हिम्मत करके पानी लेकर उनके पास पहुँच जाता है। मगर एंटो के दिल में बस एक ही ख्याल था कि वो अपनी बीवी और बेटी को तो नहीं बचा पाया, तो शायद वो इन दोनों की जान बचा ले, इसलिए हिम्मत करके वो पानी लेकर उस्ताद आबा के पास पहुंच जाता है। वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में हम गेंदिस को देखते हैं जो कि अपने आप को उसी झोंपड़ी यानी कि होटल के अंदर पाती है। लेकिन इस वक्त गेंदिस की आंखें बिल्कुल ठीक थी, वो साफ साफ देख पा रही थी। इस होटल के अंदर देवी रारस भी मौजूद थी, उसके साथ और बहुत सारी स्पिरिट्स भी। गेंदी देवी रारस से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। रारस कहती है कि तुम्हारी माँ भी जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी, उसके बाद हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे और आज के बाद यही हमारी नई दुनिया होने वाली है। जो सुनते ही गेंदिस डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और ऐसे में फाइनली दोनों माँ बेटी मिल जाती हैं। पहले तो दोनों माँ बेटी मिलकर खूब रोती हैं, देन सीता उसका हाथ पकड़कर स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर ले जाने लगती है। बहुत देर चलने के बाद वो एक बड़े से गेट के पास पहुँच जाती हैं। ये वही दरवाजा है जिससे सीता स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर आई थी। सीता अपनी बेटी को मजबूती से हाथ पकड़ने को कहती है, लेकिन तभी एकदम सब कुछ बदल जाता है। गेंदिस वहाँ से गायब हो जाती है और आसपास बहुत सारी स्पिरिट्स मौजूद थी। तभी सीता देखती है कि सामने देवी रारस गेंदिस को हवा में उठाकर अपने साथ ले जा रही थी। और असल वर्ल्ड में भी हम इन दोनों के शरीर को बहुत बुरी तरह से तड़पते हुए देखते हैं। ये देखकर सभी लोग अपने रिचुअल को और ज्यादा तेजी से बढ़ा देते हैं और वहाँ सीता देवी रारस के कदमों में बैठकर अपनी बेटी की जिंदगी को बख्श देने की भीख मांगती है। अगर देवी रारस अपने फैसले से टस से मस नहीं होती, वो कहती है कि गेंदिस अब उन्हीं की दुनिया का हिस्सा है। मगर सीता कहती है कि अगर तुम्हें किसी की जान लेनी है ना तो तुम मेरी ले लो, इसके बदले में मेरी बेटी को बख्श दो। देवी रारस सीता की इस बात से बहुत हैरान होती है, क्योंकि सदियों बाद ऐसी कुर्बानी किसी ने दी। वो कहती है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। देवी रारस ये सुनकर एकदम खामोश हो जाती है। सीता की ऑफर सुनते ही वो गेंदिस को आजाद कर देती है। इस तरह से रियल वर्ल्ड में भी दोनों के शरीर एकदम शांत हो जाते हैं। वहाँ मौजूद सब लोग परेशान थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि तभी कुछ ही देर बाद गेंदिस को होश आ जाता है। आंख खोलते ही वो सबसे पहले अपनी माँ के बारे में पूछती है, मगर जैसे ही ये लोग सीता की तरफ देखते हैं तो उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। उस बेचारी की सांसें रुक गई थी, जिसका मतलब था कि वो अब जिंदा नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। एक तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी मिसेस एमा कहती हैं सीता अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। और दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है। एमा की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि एक माँ ने अपनी औलाद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अब हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर गेंदिस की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। अब उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वो पहली मर्तबा आंख खोलती है तो सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को देखती है, जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। हम देखते हैं कि गेंदिस की आंखों में आंसू थे और वो इसी के साथ अपनी आंटी टीका, आंटो और वहाँ पर खड़े सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करती है। और दोस्तों बस इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।